हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव में परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नंबर एक बात, देखो जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं और निम्न अकशेरुकी जो प्राणी होते हैं, उनका शरीर जो होता है, उनके शरीर की प्रत्येक कोशिका, मतलब कि जैसे कोई भी कोशिकीय जीव या फिर निम्न अकशेरुकी जो प्राणी है, जैसे कि माना कि ये है अकशेरुकी प्राणी है, इसकी प्रत्येक कोशिका वातावरण के संपर्क में है। इसलिए वो अपने आवश्यक भोज्य पदार्थ और गैसों का जो आदान प्रदान है वो इस बाह्य त्वचा के द्वारा ही कर लेते हैं। इसके अलावा जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं जैसे कि हम, उनकी प्रत्येक कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं रहती हैं। मतलब कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सभी समस्त कोशिका वातावरण के संपर्क में नहीं रहती हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसे होती हैं जो शरीर के अंदर होती हैं, इसलिए वो प्रत्येक कोशिका वातावरण के संपर्क में नहीं होने के कारण जीव जो है, मनुष्य है, उसको अपने प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक स्पेसिफिक, एक अलग अलग एक अंग की आवश्यकता पड़ती है। इसे ही बोला जाता है परिसंचरण तंत्र। इनकी जो रक्त है या जितना भी फ्लूइड है उसको बहने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता पड़ती है उसे बोला जाता है परिसंचरण तंत्र। ये परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब खुला परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में तरल जो है या फिर रक्त है उसको बहने के लिए किसी नलिका की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जो रक्त होता है वो जो बहता है वो कोशिका और ऊतकों के मध्य फैला रहता है। और इसका एग्जांपल है जितने भी अकशेरुकी प्राणी होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में जो संघ एनेलिडा है उसका में क्लोज प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक है नंबर 2 पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब इसके अंदर रक्त और जो तरल है उसको बहने के लिए नलिका की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे क्लोज प्रकार का यानी क्लोज बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। एग्जांपल उच्च कशेरुकी प्राणी जैसे कि मानव। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड की। जो रक्त होता है, रक्त का रासायनिक संघनन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड होता है वो तरल संयोजी प्रकार का होता है, लाल रंग का होता है और क्षारीय प्रकृति का होता है। उसकी जो पीएच होती है वो 7.4 होती है। जो रक्त होता है वो दो चीजों से मिलकर बना है। नंबर एक पर है प्लाज्मा और नंबर 2 पे है ब्लड सेल। रक्त जो है उसके अंदर 55% प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल्स होती है, रक्त कणिकाएं। जो प्लाज्मा है 55% वो पीले रंग का क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसमें इस प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, जल। उसके अलावा इसमें 10% अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं और इन 10% में से भी 7% क्या होती है? प्रोटीन होती है। 7% प्रोटीन जो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है प्रासरण नियमन का काम करती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रतिरक्षा यानी कि एंटीबॉडी जो होती है उनको बनाने का काम करती है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमाने के काम आती है। नंबर 2 ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो होती है वो होती है 45%, जिसमें होती हैं आरबीसी नंबर 1, डब्ल्यूबीसी नंबर 3, प्लेटलेट्स। इसके अंदर ब्लड के अंदर जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी मात्रा, इनकी रक्त के अंदर रक्त कणिकाओं की मात्रा कहलाती है हीमेटोक्रिट। हीमेटोक्रिट
उसके बाद नंबर 1 पर पढ़ते हैं आरबीसी। आरबीसी जो होती है वो टोटल ब्लड सेल का 99% भाग होती है, जो कैसी होती है, लाल रंग की होती है। आरबीसी जो है उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु जो है ये नष्ट कहाँ होती है, प्लीहा में होती है, स्प्लीन और यकृत में। इनकी संख्या, आरबीसी की संख्या एक वयस्क पुरुष में लगभग 52 लाख प्रति एमएक्यू होती है और महिला में इसकी संख्या होती है 47 लाख। प्रत्येक बुक में इनकी मात्रा जो है अलग, संख्या जो अलग अलग दी हुई है, लेकिन अपनी 12th क्लास की बुक में आरबीसी की जो बुक उसमें इसकी मात्रा इतनी है। इसके अलावा आरबीसी जो होती है उसका रंग लाल होता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या उपस्थित होता है, एक श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस लेस होती है आरबीसी, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं है तो उसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। हीमोग्लोबिन होने के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल। और जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी संख्या, उसकी मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 ml होती है। एक वयस्क पुरुष में या महिला में, दोनों में कंसंट्रेशन इसकी अलग अलग है, लेकिन आपकी 12th क्लास की बुक में है 15 ग्राम प्रति 100 ml। जब ये नष्ट होती है प्लीहा और यकृत में, उस समय जो आरबीसी जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है उसका जब विघटन होता है प्लीहा में, तो उसमें आयरन तो क्या हो जाता है, संचय कर लिया जाता है किसमें, यकृत में। इसके अलावा हीमोग्लोबिन प्रोटीन एमिनो अम्लों में टूट जाती है। उसके अलावा जो बचा हुआ पदार्थ है वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के रूप में, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। नंबर 2 पर आती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होती है उसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, यानी कि न्यूक्लियस उपस्थित होता है, जिसके कारण इसमें विभाजन की क्षमता होती है। इसकी संख्या लगभग 7000 होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है वो 600:1 होता है। डब्ल्यूबीसी जो होती है उसकी कोशिका द्रव में जो केंद्रक होते हैं, उसके अंदर जो केंद्रक होते हैं वो कण के रूप में होते हैं, कणिकाओं के रूप में होते हैं, इसलिए 2 प्रकार की होती है। एक ग्रेन्युलोसाइट यानी कि कणिका में, और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट मतलब अकणिका में। ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। इसमें नंबर 1 पर आता है न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होती है टोटल डब्ल्यूबीसी का 62% होती है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक, वो 5 से 7 पिंडों में उपस्थित होता है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो भक्षकाणु प्रकृति की होती हैं, मतलब कि बाहर से आने वाले एंटीजन को नष्ट करने का काम करती हैं। इसके अलावा इसमें कोशिका पारण की क्षमता पाई जाती है। कोशिका पारण, कोशिका पारण का मतलब होता है कि ये जो न्यूट्रोफिल सेल होती है कोशिका के आर पार दोनों तरफ आ जा सकती है। नंबर 2 इओसिनोफिल्स, ये टोटल डब्ल्यूबीसी का 5% होती है, सॉरी 2.5% होती हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस 2 पिंडों में होता है। इसके अंदर भक्षकाणु और कोशिका पारण की क्षमता कम होती है, लेकिन एलर्जी के समय इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नंबर 3 बेसोफिल्स। बेसोफिल टोटल डब्ल्यूबीसी का 2% होती हैं। इनका जो केंद्रक है वो 2 से 3 पिंडों में उपस्थित होता है, और ये भी संक्रमण के समय इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नंबर 2 पर आता है एग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी, मतलब अकणिका में। इसका मतलब ये है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो कणिका के रूप में नहीं होता है, पिंड के रूप में नहीं होता है, सिंगल होता है, एक होता है, इसलिए इसे मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होती है वो सबसे बड़ी
मोनोसाइट जो होती है वो सबसे बड़े प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती हैं, जो टोटल डब्ल्यूबीसी का 5% होती हैं और ये न्यूट्रोफिल्स के साथ में मिलकर भक्षकाणु का काम करती हैं। नंबर 2 पर है लिम्फोसाइट। ये टोटल डब्ल्यूबीसी का 30% होती हैं और ये किसी प्रकार के भक्षकाणु का काम नहीं करती हैं, यानी कि एंटीबॉडी जो होती बनाने का काम नहीं करती हैं। नंबर 3 पर आता है प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स में नंबर 1 पर आरबीसी, नंबर 2 पर डब्ल्यूबीसी, नंबर 3 पर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो केंद्रक विहीन होती हैं, इसके अंदर भी केंद्रक नहीं होता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स जो होती हैं इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति mm³ होती है। इनका काम क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने का काम होता है, रक्त का थक्का जमाना या थक्का बनाना। इनकी संख्या में कमी हो जाए, यदि प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है तो उस समय एक रोग होता है, उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये था केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। उसके बाद आता है ब्लड की कार्य की फंक्शंस ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य। नंबर 1 गैसों का आदान प्रदान करना। तो सबसे पहले क्या होता है कि बाहर से ऑक्सीजन आती है फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होता है? एयर चैम्बर। एयर जो कोष होते हैं वायु कोष, वायु कोष में क्या होता है? रक्त। रक्त में क्या होते हैं? आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर के अंदर जाती है, भोज्य पदार्थों को ऑक्सीकरण करती हैं। उसके पश्चात प्रोडक्ट के रूप में बनती है CO2। CO2 को वापस कहाँ लाया जाता है? एयर सैक में, वायु कोष में। वहां से कहाँ भेज दिया जाता है? शरीर के बाहर। मतलब फर्स्ट कार्य इसका क्या हो गया? गैसों का आदान प्रदान। नंबर 2 पचित भोजन का अवशोषण। जब हम भोजन की क्रिया करते हैं उसके पश्चात जब भोजन का पाचन होता है, पाचन होने के पश्चात पचित भोजन को रक्त में मिलाकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। नंबर 3 हार्मोन्स का परिवहन। हार्मोनों का परिवहन कैसे होता है? विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, अपने स्राव को रक्त में डालती है और रक्त उनको उनके लक्षी जो अंग होते हैं वहां तक लेकर जाता है। नंबर 4 रोगों से रक्षा करना। हमें पता है कि रक्त के अंदर क्या उपस्थित है? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी किसका काम करती है? एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। तो ये विभिन्न रोगों से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा जल संतुलन का भी काम करती है। इसके अलावा जो बॉडी टेम्परेचर है उसका भी क्या करता है? नियंत्रण करता है।